क्या माना जाए कि शकील अख्तर जी की क्या चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने 6 महीने पहले शुरू कर दी थी? हमने हमेशा देखा है कि बीजेपी इस मामले में आगे रहती है, लेकिन कर्नाटक का चुनाव क्यों बीजेपी से अलग है और क्यों बीजेपी इसमें पिछड़ती हुई, हाफती हुई नजर आई? हर मुद्दे में कांग्रेस आगे दिखती नजर आई। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव की तैयारी उसी दिन शुरू हो गई थी जब राहुल गांधी ने वहाँ पे 1 हफ्ते की पदयात्रा के बदले 3 हफ्ते से ज़्यादा की पदयात्रा का फैसला लिया था। पहले जो मूल प्रस्ताव था उसके अंतर्गत 1 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी को कर्नाटक से निकल जाना था, लेकिन कर्नाटक में चूंकि सबसे पहले चुनाव था, राहुल गांधी ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा था और इसलिए वो वहाँ पे लगातार 24 दिन बने रहे। और इसमें एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस बात को इंश्योर किया कि वहाँ की जो स्थानीय इकाई है, जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करे। और आप देखिए कि इसीलिए जो वहाँ टिकट वितरण का काम था वो सबसे पहले हो गया। बीजेपी ने बाद में किया, जेडीएस तो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही लास्ट मोमेंट में कर पाई, लेकिन कांग्रेस ने बहुत पहले से अपने कैंडिडेटों को बता दिया और बाकायदा टिकट अनाउंस भी कर दिए कि भाई आपको टिकट मिला है, आप अपने क्षेत्र में जाके तैयारी करिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और इसी पैटर्न को, इस फार्मूले को कांग्रेस को जिन 5 राज्यों का आप जिक्र करें उनमें लागू करना चाहिए। राजीव, देखिए समस्या क्या है कि कांग्रेस पूरे मन से जो है चुनाव नहीं लड़ रही थी। 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस ने चुनाव को बड़े कैजुअल वे में लिया। 2014 का लोकसभा, उस चुनाव को कांग्रेस इतनी बुरी तरह बिल्कुल नहीं हार रही थी। मिनिमम 100 सीटें तो कांग्रेस की लोकसभा में कहीं गई नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि उत्तर भारत में मनीष तिवारी ने, जो कि मिनिस्टर थे, जिनको कांग्रेस ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी, इतना बढ़िया मौका दिया था, उन्होंने अपने आप अनाउंस कर दिया कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उनके लोकसभा चुनाव में या उनकी लोकसभा सीट में उन्हें थोड़ा सा खतरा मालूम पड़ रहा था और उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा चला जाऊंगा, मैं यहाँ से वहाँ से किसी उपचुनाव से मैनेज कर लूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। और ठीक उसी समय उत्तर भारत में ये हुआ, दक्षिण भारत में चिदम्बरम साहब ने अनाउंस किया। और हमने उस वक्त लिखा था कि क्या किसी भी पार्टी के आदमी को इतना अधिकार है कि वो खुद से अनाउंस कर। और ये जो है राहुल गांधी की हिम्मत थी, जो उन्होंने 2018 में और 2019 में जो चुनाव लड़े, 2018 में चुनाव लड़े थे, ये सारे 18 और 17 में, गुजरात का 17 में था, बाकी 2018 में चुनाव लड़े। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब पंजाब का चुनाव आया तो कांग्रेस ने अपने हाथों से पंजाब गंवा दिया। सब जानते थे कि पंजाब में कांग्रेस जीत रही है, अकाली दल वहाँ कहीं भी नहीं है, बीजेपी बिल्कुल ही नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस इतना बुरा लड़ी कि वो हार गई। उसके बाद उत्तराखंड, जिसके बारे में सब कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, वो इतना बुरा लड़ी कि उत्तराखंड हार गई। उसके बाद जो चुनाव आया उसमें हिमाचल प्रदेश, जिसके आप अभी फ़ोटो देख रहे थे, जिसमें प्रियंका गांधी सुबह उठ के, आज मंगलवार नहीं है, आम तौर पे भारत में हमारे यहाँ लोग मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, लेकिन वो जाखू का इतना पुराना मंदिर है, इतना उसका महामत्य है, उसका इतना महत्व है कि
प्रियंका गांधी जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुए या जैसे ही मतगणना शुरू हुई, रिजल्ट का भी कोई मतलब नहीं था, वहाँ जाके नारा तो उन्होंने लगाया है बजरंगबली का। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कर्नाटक में वोटर जाएं और नारा लगाएं, तो प्रियंका गांधी तो वहाँ लगा के आ गई थी और आके उन्होंने वहाँ पे जाखू मंदिर जो बहुत मशहूर है हिमाचल में, वो नारा लगा दिया। तो प्रियंका हिमाचल के चुनाव में पूरे वक्त वहीं डटी रहीं, वहाँ से हिली नहीं। जबकि राहुल की यात्रा चल रही थी और लोगों ने ये अफवाह फैलाना शुरू कर दी थी कि राहुल में और प्रियंका में रिफ्ट है और प्रियंका इस वजह से यात्रा में शामिल नहीं हो रही हैं। और वहाँ से जब ये बात हुई और हमने पूछा था और वहाँ से प्रियंका के ऑफिस से ये जवाब आया था, उनके यहाँ से बताया गया था कि जब तक हिमाचल में चुनाव है प्रियंका जी नहीं आएंगी, और जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे प्रियंका जी यात्रा ज्वाइन कर लेंगी। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए प्रियंका जी ने सीधे मध्य प्रदेश से यात्रा ज्वाइन की थी। तो हिमाचल का चुनाव कांग्रेस से अच्छी तरह लड़ा, जीता। लेकिन गुजरात का चुनाव इस बार का जो था वो कांग्रेस ने पूरे मन से नहीं लड़ा। कोई नहीं गया वहाँ पे, प्रियंका जी तो गई नहीं। खड़गे जी गए तो बहुत स्वागत हुआ वहाँ पे, लेकिन खड़गे जी के भी ज़्यादा दौरे नहीं लगवाए गए। राहुल एक बार गए वहाँ पे खाली। तो गुजरात का चुनाव कांग्रेस हार सकती थी, लेकिन जब पिछली बार आपकी 77-78 सीटें आई थी तो इस बार तो उससे कमाने का सवाल ही नहीं था। लेकिन ये कर्नाटक का चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है कांग्रेस के लिए कि आप अच्छी तरह लड़ोगे तो जनता आपके साथ आएगी। और जो धार्मिक ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे थे, उसका पूरा का पूरा पत्ता पलट देगी वो, उसकी पूरी की पूरी बाजी पलट देगी वो। और जैसे श्रवण गर्ग जी अभी कह रहे थे कि ये सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया था। अब धार्मिक ध्रुवीकरण की हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लोगों ने देख लिया कि हिंदू मुसलमान करने से हमें एक भी तो नौकरी नहीं मिली, हमारे बच्चे को किसी को नौकरी नहीं मिली, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि स्कूल ही बंद हो गए। कोरोना के टाइम में हमें किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला क्योंकि सरकारी अस्पताल ही बंद हो गए। और प्राइवेट अस्पताल में किसी भी अस्पताल का जो बिल है 10 लाख से कम नहीं आया। तो ये चुनाव दो मैसेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक, कांग्रेस अगर मेहनत से लड़ेगी तो जनता उसका प्रतिफल उसको देगी। दूसरा, जनता ने खुद से धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे को अस्वीकार कर दिया है। अब ये कांग्रेस पे और विपक्ष पे है कि इस बात को वापस जो है वो रोजगार और महंगाई, जनता की समस्याओं तक किस तरह ले जा सकती है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट पहलुओं को आप यहाँ रख रहे हैं। और इस बीच आंकड़े आप देख रहे हैं 80, 110, 29 और 5, अदर्स के खाते में 5। और अभी ये शुरुआती रुझान, अभी तक कोई भी जीत में तब्दील नहीं। लगभग 1 घंटे का वक्त निकल चुका है, अगर कहें तो ईवीएम का मान सकते हैं, और 2 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। 10 बजने को है, 1 मिनट कम है 10 बजने में, और 2 घंटे में जो तस्वीर है वो साफ यहाँ पे है कि